कई बार ओल्ड एज पीपल में ऐसा होता है कि उनको बार बार पेशाब लगती है और बार बार इन्फेक्शन होता है उस रास्ते में, जब चल के जाते हैं बार बार उनको पेशाब हो जाता है, ऐसा क्यों होता है सर? ओल्ड एज में दो समस्याएं बहुत कॉमन है। क्या क्या समस्याएं? बल्कि तीन समस्याएं। पहला, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। बोलिए। मरीज बताएगा कि साहब रात में हर घंटे पेशाब जाना पड़ता है। दूसरी चीज, पुअर फ्लो ऑफ यूरिन, यानी कि मरीज बताएगा कि साहब पेशाब की धार ठीक से नहीं बनती। तीसरी चीज, अर्जेंसी टू पास यूरिन, कि अगर मान लीजिए पेशाब लगी तो साहब लगी, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि मैं उसको आधा घंटा एक घंटा रोक पाऊं। आप में से कोई पिक्चर देखने गया? पिक्चर हॉल में वो पीते हैं पेप्सी कोला, बाथरूम लगती है, एक घंटे रोक सकते हैं, दो भी रोक सकते हैं, बुजुर्ग आदमी नहीं रोक पाएगा। यही फर्क है, ठीक है? तो क्यों ये फर्क है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब आदमी बुजुर्ग होता है तो उसका हर ऑर्गन जो है वो धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होने लगता है। क्या होने लगता है? डीजेनरेशन होने लगता है। डीजेनरेशन का मतलब समझिए क्या है कि अगर आप किडनी के स्ट्रक्चर को देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर को समझिए, तो दो किडनी हो गई बीन शेप्ड, दो किडनी से दो ट्यूब निकली, उन ट्यूब का नाम हुआ यूरिटर। यूरिटर एक थैले में आई, उस थैले का नाम हुआ यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकली यूरिथ्रा, जहां से हम लोग मूत्र विसर्जन करते हैं या यूरिन पास करते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होता है कि जो यूरिटर होता है जहां से हम यूरिन पास करते हैं, उसके ऊपर यूरिट्रिक स्फिंक्टर होता है, वॉल्व लगे होते हैं। तो अब देखिए कि पेशाब की थैली भरी, तो पेशाब की थैली भरी, उसमें थोड़ा बहुत पेशाब है, 100 ml 150 ml, तो उतना अगर आदमी खड़ा होकर चल रहा है तो उस जो वॉल्व की कॉम्पिटेंस इतनी है कि वो उतना वेट झेल ले रहा है। अगर मान लीजिए ब्लैडर पूरा भर दीजिए तो लॉ ऑफ ग्रेविटी से जैसे ही खड़े हो गए नीचे प्रेशर मारेगा, वो ढक्कन खुल जाएगा। फिर जो पेशाब निकल जाता है इसको कहा जाता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। क्या कहते हैं? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कई प्रकार की होती हैं। जो कॉमन प्रकार की हैं उसको कहा जाएगा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। क्या कहा जाएगा? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब हुआ कि बुजुर्ग आदमी बताएगा डॉक्टर साहब जब भी खांसी आती है तो पेशाब निकल जाता है। आदमी कहेगा कि साहब जब झुकते हैं कोई सामान उठाने के लिए तो पेशाब निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम झुके किसी चीज के लिए तो पेट का जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो ऐसे झुका तो ब्लैडर दबा, जब ब्लैडर दबा तो ब्लैडर के अंदर जो प्रेशर बढ़ा तो यूरिथ्रल ओपनिंग खुली, थोड़ा सा पेशाब निकल गया। खांसे तो भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा तो निकल गया। दूसरा जो इनकॉन्टिनेंस होता है उसको कहा जाता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब हो कि जब अर्जेंसी हुई यूरिन जाने की तो जब तक हम बाथरूम गए तो उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको रोक सके, बूंद बूंद ड्रिबल करता हुआ यूरिन जो है चला जाता है। तो क्या क्या चीजें समझी हम लोगों ने? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, इंक्रीज अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, पुअर फ्लो ऑफ यूरिन एंड इनकॉन्टिनेंस। अब आपने पूछा कि रिकरेंट इन्फेक्शन क्यों होता है, तो हम देखें कि अधिकतर ओल्ड एज में एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब आदमी बेड रिडन हो जाता है। क्या हो जाता है? चल फिर नहीं पाता, बाथरूम नहीं जा पाता। उस सिचुएशन में आदमी के पास तीन विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है कि वो बिस्तर में पेशाब करे और कोई उसको बार बार बेड पैन या यूरिन का पॉट लगावे। उसके लिए मैन पावर इंटेंसिव वर्क है, हर घंटे 2 घंटे 3 घंटे में एक आदमी चाहिए होगा। आसान है कि कठिन है? कठिन है। दूसरा विकल्प होगा कि हम एक डाइपर लगा दें और कुछ घंटों में दिन में 1 बार 2 बार 3 बार जरूरत के हिसाब से डाइपर चेंज करें। उसकी भी समस्या है कि बहुत देर डाइपर लगाओगी तो डाइपर में पैसा लगेगा। एक डाइपर अगर 50 रुपए का आता है या 40 रुपए का आता है तो 3 डाइपर का मतलब है 100-150 रुपए रोज खर्च हो जाएंगे। तीसरी चीज है कि हम कैथेटर लगा दें। तो अगर हम कैथेटर लगाएंगे तो सबसे सस्ता इंतजाम है कि भाई हमने 100-200 रुपए का पॉलिश कैथेटर खरीद लिया, 50 रुपए का बैग खरीद लिया, लगा दिया, दिन में 2 बार खाली कर दिया, कोई टेंशन नहीं। पर जैसे ही हमने कैथेटर वाला ऑप्शन चुना तो इसको कहा जाएगा इनड्वेलिंग कैथेटर। क्या कहा जाएगा? इनड्वेलिंग कैथेटर। क्यों इसको इनड्वेलिंग कह देंगे? तुम्हारे शरीर की जो भगवान ने संरचना बनाई है तो वो संरचना को तोड़ करके प्रकृति के विरुद्ध प्राकृतिक रास्ते से एक ट्यूब डाल दे रहे हो। उस ट्यूब में एक थैला जोड़ करके बेड से लटका दे रहे हो। तो तुमने क्या बनाया? पुल बनाया। क्या बनाया? पुल। किन दो चीजों के बीच में? स्टेराइल जोन और नॉन स्टेराइल जोन के बीच में। कि यूरिथ्रा का स्फिंक्टर बंद था, वो कोई भी बैक्टीरिया आता था उससे कहता था नहीं जाने देंगे भैया, भागो यहां से। पर आपने क्या कहा? हमने कहा भैया हमने तो रास्ता दे दिया, आओ यूरिन के बैग से चलना शुरू करो, फिर यूरिन पाइप में आओ, फिर यूरिनरी पॉलिश कैथेटर में आओ और सीधे किडनी में चले जाओ और किडनी में जाके किडनी को खाना शुरू करो, पायलोनेफ्राइटिस कर दो और पेशाब में ब्लड भी आएगा, खून भी आएगा, मरीज को जाड़ा देके बुखार आएगा, फिर मरीज सीरियस होगा। तो ये चीज है। तो ये इनड्वेलिंग कैथेटर हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए सर्जरी होती है तो इनड्वेलिंग कैथेटर ड्यूरिंग ओटी डालते हैं, अगले दिन आउट कर देते हैं, हिसाब से डालते हैं।
तो जब मरीज लॉन्ग टर्म केयर में आता है, बेडेड हो जाता है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी इन सब चीजों की बढ़ती चली जाती है। तो इन चीजों को बचाने का तरीका है कि अगर हमें कैथेटर डालना भी पड़ रहा है तो आप सबको पता है कि प्रॉपर कैथेटर केयर कैसे होनी चाहिए। प्रॉपर कैथेटर केयर के लिए जरूरी है कि हम कैथेटर जिस एरिया में गया है उस ऑर्गन को दिन में 2 बार बीटाडीन सॉल्यूशन से साफ करें, उससे पहले गुनगुने पानी से रुई से उसको साफ करें। उसके बाद जो कैथेटर इंसर्ट हो रहा है वहां पे हम कोई एंटीबायोटिक की ड्रॉप लेके, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन की ड्रॉप लेके उसमें डाल करके उसको इस तरीके से ट्यूब को मूव करें, जिससे कि जब बैक्टीरिया अनस्टेराइल मोड से चढ़े कैथेटर के पाइप से, तो जैसे ही उस बैक्टीरिया का किससे सामना हो, उस सिप्लॉक्स आई ड्रॉप के सॉल्यूशन से, तो वो कहे भैया एंटीबायोटिक है, हम आगे नहीं जाने देंगे। तो प्रोबेबिलिटी फॉर द इन्फेक्शन टू मूव इनसाइड द ह्यूमन बॉडी विल रिड्यूस। पर इसके लिए ताकत लगेगी। दिन में 3 बार कौन करेगा? आप करेंगी। समझ रही हैं? तो नर्सिंग या डॉक्टरी का काम जो है बहुत ईमानदारी और डिवोशन का काम है। तो ऐसा काम नहीं है कि भाई हो जाएगा, देख लेंगे, तुमने इससे कहा, उसने उससे कहा, उसने उससे कहा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, उस तरीके का काम अगर तुम करते हो, तभी तुम एक बेहतर जीरियाट्रिक नर्स बन पाओगे और अपनी जो ऑनेस्टली अपनी सर्विसेज है वो समाज में आगे दे पाओगे। समझ गई? यस सर।